नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम धामी आज ऋषिकेश जाएंगे, भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शिरकत करेंगे। तो सीएम धामी आज ऋषिकेश जाएंगे और भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कई कार्यक्रम हैं जहां शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेमवती नंदन बहुगुणा की आज 106वीं जयंती है और इस जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। इसके अलावा लगातार कई कार्यक्रम हैं जहां शिरकत करेंगे। भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो आज ऋषिकेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती है और जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। वहीं पहलगाम हमले को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह मानवता पर हमला था। हमला कायरतापूर्ण और घिनौनी मानसिकता से पूरक था। केंद्र सरकार का फैसला आतंक के खात्मे में सहायक होगा। तो पहलगाम हमले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानवता पर हमला बताया, घिनौना और कायरतापूर्ण बताया। केंद्र के फैसले को आतंक के खात्मे के लिए सहायक भी बताया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो पहलगाम हमले को लेकर नेता से लेकर आम आदमी तक इसका विरोध कर रहा है और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि यह हमला कायरतापूर्ण है, घिनौना है। पहलगाम में और जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, पर्यटन के लिए गए हुए थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। और हत्या ही नहीं, हत्या भी बहुत घिनौने तरीके से, जिहादी मानसिकता से, नाम पूछकर कि क्या ये हिंदू हैं, उसके बाद उनको गोली मारी गई। उसकी जितनी निंदा की जाए, पूरे देश के लोग आज क्षुब्ध हैं, लोगों के अंदर आक्रोश है, क्रोध है, देशवासी दुखी हैं। मैं सबसे पहले उस घटना में जो हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहता हूं कि यह वो भारत नहीं है कि आप कोई भी घटना करिए और आसानी से बचकर निकल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये मोदी जी का भारत है। उन राक्षसों को जिन्होंने ऐसा शर्मनाक इस घटना को अंजाम दिया है, उन राक्षसों का अंत भारत की सेना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य करेगी। वहीं पहलगाम हमले के विरोध में विकासनगर बंद। पहलगाम हमले का विरोध चारों ओर जारी है और ऐसे में विकासनगर के सभी बाजार 12 बजे तक के लिए बंद किए गए हैं। गुस्से में लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन और आज भी पुतला दहन होगा। तो जगह जगह पर पहलगाम हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज विकासनगर में सभी दुकानें बंद रहेंगी। दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद रहेंगे और उसके बाद खुलेंगे बाजार। तो गुस्से में है लोग, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से आज पुतला दहन होगा। तो पहलगाम हमले को लेकर चारों ओर विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग शहरों में बाजार बंद किए गए हैं। जिस तरह से आज राजधानी दिल्ली में बाजार बंद है, तो उत्तराखंड में भी विकासनगर आज बंद रहेगा। दोपहर 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी और सबसे महत्वपूर्ण यह कि सभी आपसी सहमति से, किसी से जोर जबरदस्ती भी नहीं की गई है और वो सभी आपसी सहमति से अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में भी गुस्सा है और अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो चारों ओर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार से कड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। विकासनगर में आज सभी दुकानें दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद रखी जाएंगी। ये भी तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जहां पर पूरे बाजार बंद है, एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो लोगों में नाराजगी है, रोष भी है कि आखिर कैसे कायरतापूर्ण तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, उनसे उनका धर्म पूछा और उसके बाद
एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई और अभी भी कई ऐसे पर्यटक हैं जो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं और उनकी सलामती की दुआ भी अब पूरे देश में की जा रही है कि वो सही रहे, सलामत रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परविंदर जुड़ गए हैं। परविंदर, आज बाजार बंद है, कितना असर देखने को मिल रहा है? जी मैडम, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में जो हमला हुआ है तो एक जिहादी मानसिकता यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। ऐसे में लेकर जो विकासनगर का पछुआ है, जो देहरादून का पछुआ एरिया है, से लेकर चौड़ी तक चलाता है पछुआ, ये पूरा बाजार आज बंद है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं, यहाँ पर भी बड़ी, क्योंकि बाजार बंद है, लोग खरीदारी करने आए हैं। बाजार दोपहर 12 से 1 बजे तक आज बंद रहेगा। और इसके साथ ही अगर मैं कैमरामैन से ये भी कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर तिरंगा लेकर के जो है लोग जो है यहाँ पे सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो तिरंगा लेकर के यहाँ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। और जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर के भी काफी जो है आक्रोशित है कि जो निहत्थे लोग हैं उनसे जो नाम और धर्म पूछ करके जो वहाँ पर उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसका जो है यहाँ पर लोग काफी विरोध जता रहे हैं। बिल्कुल परविंदर, क्योंकि हर जगह पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन विकास नगर में खास तौर पर लोगों में इस हमले को लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं, वो क्या कह रहे हैं इस हमले पर, उनका क्या मत है? परविंदर, आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रही है जी। और सवाल यही था परविंदर कि पूरे शहरों में हर जगह पर इसका प्रदर्शन हो रहा है इसके विरोध में, लेकिन खासतौर पर विकास नगर में क्योंकि आज बाजार भी बंद है, तो बातें किस तरह की चल रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर? लोगों में इस बात को लेकर के काफी गुस्सा है, क्योंकि पहलगाम जैसी जो निर्मम हत्या जैसी जो वारदात हमारे देश में घटित हुई है, इसको लेकर लोगों में अंदर से ही काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सेलाकुई बाजार की, तो सेलाकुई बाजार भी बंद है। अभी हम हरपटपुर में खड़े हैं, तो हरपटपुर बाजार भी बंद है और यहाँ पर एक तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है और इसके बाद एक पुतला दहन का कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। और विकास नगर की अगर हम बात करें तो विकास नगर में भी बाजार बंद है और वहां पर भी एक पुतला दहन का कार्यक्रम है। और अभी सेलाकुई में भी एक पुतला दहन का कार्यक्रम जो है, यहाँ के जो व्यापार मंडल के जो लोग सदस्य हैं या फिर व्यापार मंडल से जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनमें आक्रोश है और वो यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। और उनकी सभी लोगों से अपने अगर बात करी थी तो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि जिन लोगों ने ऐसे जो ये हत्या जैसी निर्मम हत्या जो लोगों की करी है, उसमें जो है उनको सिर्फ या तो फांसी हो या उन्हें तत्काल जो है गोली मार दी जाए। ठीक है, शुक्रिया परविंदर तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे चार धाम यात्रा की मेगा तैयारी की। हेमकुंड यात्रा के लिए अब रूट बन रहा है, सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब रूट बन रहा है, तो हेमकुंड यात्रा के लिए रूट बन रहा है, सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अब यात्रा शुरू होगी और इसी को लेकर लोगों को एक अच्छा रास्ता मिले, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए सेना के जवान जुटे हुए हैं, रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं। बर्फ के बीच में रास्ता बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु यात्रा कर सके हेमकुंड साहिब की। तो हेमकुंड यात्रा के लिए रूट बन रहा है, सेना के जवान रास्ता बनाने में जुटे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, यात्रा का आगाज होगा और ऐसे में कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, खास तौर पर रास्ते से जुड़ी हुई उन्हें एक फ्लैट रास्ता मिले, समतल रास्ता, और उन्हें चलने में दिक्कत ना हो, इसी को लेकर अब सेना के जवान मुस्तैद हैं। पहाड़ों पर वहां पर एक रास्ता बनाया जा रहा है ताकि लोग परेशान ना हो। वहीं उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी है। आईजी अनंत शंकर को यमुनोत्री का जिम्मा सौंपा गया है। कपाट खोलने से पहले पुलिस जवान तैनात होंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड और क्यूआर कोड से पार्किंग, होटल की जानकारी मिलेगी। नोडल अधिकारियों को यात्रा का जिम्मा दिया गया है।
तो अब से ठीक 5 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा और इसी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस की भी तैयारी है। यात्रा रूट पर 6000 पुलिस जवान तैनात हैं। 17 कंपनी पीएससी की तैनात की गई हैं। 15 ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए कंट्रोल रूम बनाया, पार्किंग होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। तो अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से हो रहा है। सबसे पहले यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे, उसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 5 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। इससे पहले पूरी तरह से सभी विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं और अब इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि श्रद्धालु जो आएंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। तो आगामी चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी तैयारी कर रहा है और इसके लिए चारों धाम और चारधाम यात्रा मार्ग में तैनात होने वाले डॉक्टर्स की देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग हो रही है, ताकि श्रद्धालुओं का सही तरह से उपचार और चेकअप हो। और इस बात को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग के दून अस्पताल और श्रीनगर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं तृतीय श्रेणी के रूप में विकसित है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल हमने एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर्स की मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग कराई थी और अब यही मास्टर ट्रेनर चारधाम यात्रा इस अप्रैल माह के अंत तक प्रारंभ होने वाली है और इस चारधाम रूट पर 2 मुख्य चिकित्सालय, दून मेडिकल कॉलेज का दून चिकित्सालय और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज का बेस चिकित्सालय, ये दोनों चिकित्सालय बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर हमारी सारी सुविधाएं एक तृतीय श्रेणी के रूप में यहाँ पर विकसित हैं। और गत वर्ष भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर के जो चिकित्सक हैं उनको हमने एक मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेन करवाया है एम्स से, और इस बार हम उन्हीं मास्टर ट्रेनर से जितने भी स्वास्थ्य कर्मी वहां पर जो है चारधाम रूट पर ड्यूटी करेंगे और जितने भी जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है इन रूटों पर जो है बार बार जो है और एक रोस्टर के रूप में जो है वहां पर कार्यरत होंगे, उन सभी को जो है ये ट्रेनिंग कराई जा रही है। और चलिए सीधे देहरादून आपको लिए चलते हैं, जहां हेमवती नंदन बहुगुणा की 106वीं जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नमन करते हैं और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए, अनेक विकास के कामों को शुरू किया। उनका जीवन बहुत संघर्षों से परिपूर्ण था, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमको हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं और कि उनके आदर्श हमेशा हमारे जीवन को प्रेरणा देते रहेंगे। सर 30 अप्रैल से चलने जा रही है, इस बीच क्या आप भी कहीं निरीक्षण करने जा रहे हैं? चारधाम यात्रा की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उसे मैं आज ऋषिकेश जाऊंगा, तो वहां पर जो हमारा चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होता है, उस पड़ाव से संबंधित जितनी भी जो आवश्यकताएं हैं, समीक्षाएं हैं, जो पिछले सालों के अनुभव हैं, उसके आधार पर हम लगातार, जब यात्रा समाप्त हुई थी 2024 की, उसके बाद से लगातार तैयारियां कर रहे हैं और अब अंतिम चरण में यात्रा सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और जो कुछ एक काम और करने हैं वो भी अभी 2-3 दिनों के अंदर संपन्न हो जाएंगे। सर कल आपने दायित्वधारियों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश आप दायित्वधारियों को देते हैं? वो सब अपने चूँकि नए दायित्व पर आए हैं और ये हमारी जो बैठक है, ये बैठक संगठनात्मक रूप से एक नियमित रूप से जो बैठकें हमारी चलती हैं उसी क्रम में ये भी। सर 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने संस्कृत भाषा में बोलचाल को लेकर के संस्कृत की आपने बैठक की? देखिए, संस्कृत हमारे राज्य की द्वितीय भाषा है राज्य की, और इसलिए संस्कृत यहाँ जन जन की भाषा बने। पहले चरण में हम 13 संस्कृत ग्राम प्रत्येक जनपद में बना रहे हैं। उसके बाद 95 ब्लॉक जो हमारे राज्य के हैं, उन सभी ब्लॉकों में संस्कृत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और तीसरे चरण में प्रत्येक गांव-गांव तक, घर-घर तक संस्कृत पहुंचे, क्योंकि योग की भूमि, आयुष की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि और संस्कृत की भूमि कोई भूमि है तो यही देवभूमि है। सर पुलवामा हादसे पर भारत ने भी कुछ कठोर नहीं, देखिए, आज पूरे देश के अंदर आक्रोश है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सिंधु संधि थी, उस संधि को रद्द किया जाना एक, मैं समझता हूं कि उसका पहला
स्टेप है और आगे चलकर निश्चित रूप से जिन निहत्तों पर और उनके धर्म को पूछकर जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है, उसके कारण से पूरे देशवासियों के आक्रोश है। और अब ये पूरा भारत आज निश्चित रूप से ऐसे राक्षसों की समाप्ति चाहता है, उन पर कार्रवाई चाहता है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी। नंदन बहुगुणा की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना और खासतौर पर उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जरूर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो अभी तक नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटी है और इसके अलावा चारधाम यात्रा के सुरक्षित और व्यवस्थित संचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रा मार्गों, सुरक्षा और सुविधाओं का निरीक्षण किया। चारों धामों में पुलिस महानिरीक्षकों ने स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस बल की आवासीय व्यवस्था, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष जोर दिया है। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि वो श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ का दौरा करके लौटे हैं। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है और जो थोड़ी बहुत कमी है जल्द ही उनमें भी सुधार किया जाएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री जो धाम है उनके कपाट 30 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल रहे हैं और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल रहे हैं और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। उसके सापेक्ष में जो भी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा और विभिन्न जो 18 विभाग जो चारधाम यात्रा की व्यवस्था सुसज्जित करने में, सुव्यवस्थित करने में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उनके द्वारा भी कार्रवाई कर दी गई है। और उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जहां एक और यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है, तो वहीं यात्रा से पहले किसी भी दैवीय आपदा पर त्वरित कार्रवाई की जांच के लिए पूरे प्रदेश में एनडीएमए और यूएसजीएमए के संयुक्त प्रयास में मॉक ड्रिल की गई है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें हर की पैड़ी के नजदीक गंगा में डूबने और भगदड़ में कुछ श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना प्रसारित की गई, जिसमें एनडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों के साथ साथ एनसीसी के कैडेट और ऋषिकुल आयुर्वेदिक के छात्रों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई श्रद्धालुओं की जान बचाई। हरिद्वार के भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने भी इसको लेकर जानकारी दी। चलो जाओ जान दो तैरना नहीं पागल। जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखा गया। ये इसका भी असेसमेंट होना है। ये केवल मैंने बताया आपको, ये मॉक ड्रिल है, इसका असेसमेंट होगा, कहाँ पे कमियां रही हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। और बीजेपी ने आतंकी हमले के बाद सरकार के पाकिस्तान पर लिए कड़े कदमों का पुरजोर स्वागत किया है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि देवभूमि और देश की जनता आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ हर कार्रवाई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुर्दांत और विभत्स आतंकी हमले के बाद शुरुआती तौर पर जो कदम उठाए सरकार के द्वारा उनका पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। वहीं उत्तराखंड के जंगलों को गर्मी में अक्सर झुलसते देखा जाता है और वन विभाग के वनाग्नि को रोकने के दावे इस बार फिर शुरू में ही खोखले नजर आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून के मसंदावाला के जंगल का है, जहां पर जंगल में भयंकर आग लगी है। और आपको बता दें कि प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग के द्वारा कई दावे भी किए गए हैं। कई महीनों से लगातार वन विभाग की बैठकें चल रही हैं। ऐसे में राजधानी से सटे जंगलों में आग लगना वन विभाग की तैयारियों की पोल खोल रहा है। 22-23 में हमने पहली बार जिला प्रशासन में अनुभव किया और जिलाधिकारी इसको आपदा में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले के अंदर ही मॉनिटरिंग शुरू हुई, जिससे हमें बड़े फायदे मिले। जिला प्रशासन के मैन पावर हमें मिली, गाड़ियां मिलनी शुरू हुई और सबसे बड़ा कि आपदा प्रबंधन मद से भी फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन में करोड़ों रुपए हमें मिला। आज जिस तरह से हमने उसके बाद फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई,
जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट फायर का सबसे बड़ा, उसको रोकने का सबसे बड़ा हथियार है रिस्पॉन्स टाइम को कम करना। हमें बहुत जल्दी आग की सूचना मिल जाती है, लेकिन जब तक हम टीम डिप्लोर करते हैं उसके पहुँचते आग विकराल रूप ले लेती है। तो स्थानीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो हमने शुरुआत की है, इससे निश्चित रूप से इसके एक प्रभावी परिणाम आ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने इसलिए कि लोगों की ज़्यादा सहभागिता हो, हर जनपद में 3 इनाम, पहला 1 लाख का, दूसरा 75,000 का, तीसरा 51,000 का आग बुझाने में सहयोग देने वाली संस्थाओं को देने का निर्णय लिया। 39 अवार्ड्स हैं। इसी तरह 39 अवार्ड वन विभाग के कर्मचारियों को भी हर जनपद में जिनका इसमें प्रभावी सहयोग रहेगा उनको अवार्ड किया, ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले। और खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसका लक्ष्य स्तरीय सतत विकास रहा। और इस मौके पर 3 संस्थाओं, भारतीय ग्रामोत्थान संस्था, हिम विकास स्वायत्त संस्था एवं THDC लिमिटेड टिहरी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने लक्ष्य को और बेहतर बनाने के लिए कहा, साथ ही कार्मिकों एवं अन्य संसाधनों की कमी को लेकर अवगत कराने और पोर्टल पर सही जानकारी अपलोड करने को कहा है। वहीं विकासनगर में चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए देहरादून की पुलिस ने कमर कस ली है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए SP विकासनगर रेणु लोहानी ने कोतवाली विकासनगर पहुंचकर एक बैठक ली, जिसमें नगरपालिका और व्यापार मंडल अध्यक्ष, क्षेत्र की सभी बस यूनियन व ई-रिक्शा यूनियन समेत कोतवाली अंतर्गत पड़ने वाली सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा विकासनगर बाजार की यातायात व्यवस्था को लेकर रहा, जिसमें सभी का पक्ष जानने के बाद SP विकासनगर रेणु लोहानी ने कहा कि आज आगामी चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक की गई थी, जिसमें यातायात व्यवस्था को लेकर चर्चा करने के बाद सभी गाड़ियों के रूट निर्धारित किए गए। साथ ही ई-रिक्शा को नेशनल हाईवे पर न चलाने और बाजार में यूटिलिटी गाड़ियों का लोडिंग अनलोडिंग का समय भी निर्धारित किया गया है। चारधाम यात्रा हमारी जोर पे पकड़ती है। ये चारधाम यात्रा जो 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें हमारा अनुमान है कि सभी यात्री वाहन 27 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे द्वारा व्यापार मंडल, विक्रम यूनियन, ई-रिक्शा यूनियन, इन सभी की बैठक यहाँ पर बुलाई गई थी। इसमें कुछ मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है यातायात व्यवस्था को लेकर। यहाँ की जो बाजार जो पूरा NH में पड़ता है और जो चारधाम यात्रा का मार्ग भी है, वहाँ पर जो वाहन अव्यवस्थित और अनियंत्रित खड़े रहते हैं, उनको लेकर आज इनको बताया गया है। आज हमने लोडिंग अनलोडिंग का टाइम भी बड़े वाहनों का फिक्स कर दिया है कि फिलहाल यात्रा सीजन के तक का जो इनका सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक ये प्रतिबंधित रहेंगे बाजार क्षेत्र में। टिहरी के जिला पंचायत सभागार में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी ने जिला स्तरीय गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद रहे। उनके अलावा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, जिला प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट, जिला अध्यक्ष उदय रावत, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने भी शिरकत की। वहीं विकासनगर में भी भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मोर्चा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान समेत तमाम पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बता दें कि बीजेपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को एक पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो बीजेपी ग्रामीण मोर्चा ने कार्यक्रम आयोजित किया। एक पखवाड़े के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। बीजेपी ग्रामीण मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो विकासनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकासनगर में भी ये कार्यक्रम किए गए हैं। तो सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री भी हैं, तो ऐसे में इनको लेकर अलग अलग जो सहयोग किए गए हैं उसे अब समाज तक पहुंचाना, युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास इस सभा के माध्यम से किया जा रहा है। बीजेपी ग्रामीण मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है और
ये तस्वीरें सामने आई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिखाए गए मार्ग और उनके योगदान को याद किया गया और किस तरह से उन्होंने वंचित पीड़ित महिलाओं के लिए कार्य किया है, उन कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, इस सभा के माध्यम से दिखाया गया। अब बात अल्मोड़ा की करेंगे, जहां पुलिस और साइबर टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 7,20,000 रुपए ठगने वाले 2 शातिर आरोपियों को मध्य प्रदेश के खरगोन से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी है। एसपी अल्मोड़ा का कहना है कि गिरोह में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारी से, रिटायर कर्मचारी से लगभग 7 लाख से अधिक रुपए डिजिटल अरेस्ट करके सीबीआई अफसर बन के उनसे ठग लिए थे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। ऐसी अगर कोई सूचना आती है तो कहीं भी इनके झांसे में ना आए और तत्काल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताएं। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, जब उन्होंने हमें एफआईआर करवाए, तो हमने तुरंत उसमें टीम का गठन किया है और उनके जो पूरे अकाउंट्स और जो नंबर वगैरह को खंगालने के बाद में हमने जो 2 आरोपी है उनको खरगोन मध्य प्रदेश से परसों गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।